नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेश बरगले भी मौजूद हैं। 2024 का रण आपने देखा कि 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के हर मंच से नारा अगर आ रहा है तो वो 400 पार का आ रहा है। धरातल पर आखिरकार बीजेपी किस तरीके से इस 400 पार को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये जानने के लिए हम तमाम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन आज एक खास शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके मुख्यमंत्री बनने पर भी लोग चौंके और इस्तीफा देने पर भी लोग चौंके। तो आखिर आप समझ ही गए होंगे हम किसका जिक्र कर रखे हैं, तो बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे आपका परिचय कराता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में करनाल सीट से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दीपेश जी। सर जैसा कि सृष्टि ने शुरुआत की, तो हम 2024 के चुनावी समर पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं यही जान लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिज्ञासा का जो विषय है वो यही बना हुआ है कि ऐसा उस सभा में क्या हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ की, तारीफों के पुल बांधे, पुरानी मेमोरीज को याद किया और फिर अचानक से आपका पोर्टफोलियो चेंज हो गया। उसके पीछे की कोई बड़ी वजह, कोई भूमिका? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो उसके साथ जोड़ के देखने का कारण लगता नहीं है, क्योंकि देखिए जब मुझे 8-8.5 वर्ष हो गए थे, आज से साल भर पहले की बात मैं बताता हूँ, तो मैंने स्वयं आगे बढ़ करके मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा था कि अब 2 टर्म लगभग हो गई हैं, हमको आगे किसी न किसी एक नए किसी भी युवा साथी को आगे लेके आना चाहिए। और ये एक समय का तकाजा भी होता है कि आदमी अपने रहते रहते अगर अपने उत्तराधिकारी को कोई जिम्मेदारी सौंप जाए, मैं समझता हूँ उससे बड़ा और खुशी का कोई विषय नहीं हो सकता कि हम अपने रहते रहते सब काम करें। आखिर लगातार 8.5 वर्ष तक मुझे हरियाणा की सेवा करते हुए हो गए थे, और जब मैंने प्रधानमंत्री जी को पहली बार कहा तो थोड़ा उनको भी लगा कि ऐसी बात ये अपने आप कैसे कह रहे हैं, कभी कोई कहता नहीं है। लेकिन मेरा ये खुशी का है मेरे लिए विषय कि लगभग साल भर के बाद, आज से 2 महीने पहले उन्होंने फिर से पूछा कि जो बात आपने कही थी उस विषय के लिए क्या अब आगे की क्या तैयारी। मैंने कहा बिल्कुल मेरी तैयारी है, और मैं चाहता हूँ कि अगले चुनाव से पहले अगर ये बदल देते हैं तो हमारी तीसरी टर्म जो हरियाणा की आएगी वो किसी नए साथी के माध्यम से आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने विचार किया और विचार करके मुझे कहा कि ठीक है, नई व्यवस्था कैसे बन सकती है। आपस में विचार विमर्श हुआ, कौन व्यक्ति हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसमें से जो मेरे एक साथी बहुत निकट रहे मेरे, नायब सिंह सैनी, और हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, पार्टी का काम किया। बाद में सरकार में भी 2014-19 के बीच में विधायक बने, मंत्री बने, 19 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए, और अभी 6 महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया पार्टी का। तो स्वाभाविक है बहुत से जो विषय ध्यान में रखते हुए उनके नाम के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई, और हमने जैसा ही मुझे संकेत हुआ उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके और मैं नेक्स्ट डे सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। और तीसरे दिन एक विश्वास मत जो है वो सारे विधायकों ने मिलकर के उनको सपोर्ट कर दिया और विश्वास मत हासिल किया। तो बहुत सरल सहज तरीके से हुआ, और मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और किसी पार्टी में ऐसा संभव होता नहीं है। अगर यहाँ कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रकार का विषय होता तो कुर्सी छोड़ना ही दूर, और कोई धक्के मार के निकाल दे तो नया आने वाला भी एक नहीं होता, दर्जनों होते हैं, और उन कुर्सी की 4 टांगों पकड़ के तोड़ देंगे, कुर्सी किसी को देंगे नहीं। तो हमारा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इस प्रकार की यूनिक यूएसपी हमारा इस प्रकार का ये है। बिल्कुल मनोहर लाल जी, जैसा आपने कहा कि आपकी तरफ से खुद ही ये बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखी गई, ये बहुत कम होता है, या कहा जाए कि ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ कुर्सी की लड़ाई होती है कि एक ही टर्म में 2 मुख्यमंत्री बन जाएं, और यहाँ पर आपने खुद कहा इनिशिएट लेकर कि अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या यही निस्वार्थ काम है या समर्पण का तरीका है जिसकी वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं, क्योंकि कहा जाता है ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को भी इससे बहुत मनोबल उनका बढ़ता है, यही उसकी मुख्य वजह है? बहुत इस प्रकार का असर होता है। मुझे याद है जब नानाजी देशमुख, उन्होंने तय किया था कि जिस दिन मेरे 65 साल हो जाएंगे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने 65 साल की उम्र होते ही नानाजी देशमुख ने स्वयं बना त्यागपत्र लिख के दे दिया था कि मैं 65 साल एक दिन जिस दिन हो जाएगा उसी दिन मैं अपने सामाजिक कामों में लग जाऊंगा, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहूंगा। ऐसे उदाहरण और भी मिल सकते हैं। और ये समर्पण का भाव ये हमको बहुत प्रारंभ से ही पार्टी का एक संस्कार है। जिस स्कूल ऑफ थॉट के पढ़े हुए हैं, जहाँ से हम संस्कार लिए हुए हैं, देश के प्रति समर्पण का भाव ये हमारे सामान्य कार्यकर्ता में भी होता है। आखिर मोदी जी हर समय कहते हैं इंडिया फर्स्ट, कभी वो अपने आप को सामने नहीं रखते, जबकि दूसरी पार्टियों में सब मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ देश और समाज के प्रति समर्पण का भाव जो होता है बहुत बड़ा विषय होता है। जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेनिंग में 400 पार का नारा दे रही है,
कैसे संभव हो पाएगा, और क्या हरियाणा में 10 में से 10 सीट? देखिए, अगर ये प्रश्न आप पहला चरण का जो चुनाव उस समय पूछते तो शायद उत्तर देने में मुझे कुछ कठिनाई आती। आज मुझे कठिनाई इसलिए नहीं आ रही है कि आप जैसे लोग या जो सर्वे करने वाले लोग हैं या राजनीतिक पंडित हैं, 4 चरण के चुनाव होने के बाद मानना सबका ये है कि एक सिंपल मेजॉरिटी तो लगभग इस 4 चरण के चुनाव में हम लोग उस लेवल तक तो पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे जो शेष 3 चरण बचे हैं, 400 पार का जो आंकड़ा है निश्चित रूप से हम छुएंगे, उसके छूने का आधार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी या जो हमारा एनडीए है, इसके मुकाबले में जो ग्रुप बना है, दल बना है, कहीं भी लोग उसके बराबर तोलते नहीं हैं, नापते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। किसी प्रकार का भी कंपटीशन लगता हो तो है नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप विपक्ष में रहने के बाद स्वाभाविक है। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे, गलत तथ्य पेश किए जाएंगे, अफवाहें फैलाई जाएंगी, झूठ बोले जाएंगे। ये सब इसलिए कि जनता का एक हिस्सा ऐसा होता है कि वो सब इन बातों में आ जाता है। आखिर तो ये कौन सा विषय है जो मोदी जी से पूछा जाए कि सरकार तो 272 में बन जाएगी, आप 400 क्यों मांग रहे हैं? अब ये तो ऐसा प्रश्न है जैसे किसी बालक को, होशियार बालक को हो, उसको कहा जाए अरे पास होने के लिए तो 35% चाहिए, तुम 100% अंक क्यों लेना चाहते हो? तो ये तो कोई इट्स ए सिली क्वेश्चन। 10 में से 10 सीटों का सर जिस तरीके से, क्योंकि 400 पार अगर लाना है तो हर राज्य की सीटें जितनी हैं वो मजबूती के साथ जीतना जरूरी है। हरियाणा की अगर बात करें तो किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। यहाँ पर किसान आंदोलन लंबे समय तक चला, बिल वापस हुआ, सारी चीजें हुई, उस पर जमकर राजनीति हुई। अभी दोबारा जब किसान आंदोलन उठा तो आपने बड़ी बड़ी दीवारें, कॉन्क्रीट, बोल्डर, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, बॉर्डर तक नहीं आने दिया। लेकिन क्या इस चुनाव में किसानों का ये मुद्दा असर करने वाला है? देखिए, कभी कभी कुछ परसेप्शन बन जाती है और उस परसेप्शन को आप इसको बुरा दूसरे अर्थ में मत लेना। मीडिया के लोग कई बार उस परसेप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। धरातल पर क्या है अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। किसान हमारे साथ हैं, सरपंच हमारे साथ हैं, और जिन गांव में मैं जा रहा हूं उन गांव में तकरीबन किसान जितने भी हैं वो सारा सहयोग कर रहे हैं। और जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मेरा पूरा आंकलन है उस आंदोलन में, क्योंकि आखिर पिछले साल भी ये हुआ, इस बार भी हुआ है। तो हरियाणा का एक 60,000 से लेकर 80,000 लोग, मैं कह सकता हूं कि उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन 80,000 लोग अपने आप में जब कोई अनुमान लगाता है, उनका प्रदर्शन देखता है, उनको लगता है सब कुछ ये है। और जब टोटलिटी में आप विचार करेंगे तो 60 से 80,000 लोग, मैं कहता हूँ 1 लाख भी हो जाए, 2 करोड़ का हमारा मैंडेट है, 2 करोड़ 82 लाख हमारी पॉपुलेशन है, और जो हमारा वोट संख्या है 2 करोड़ 2 लाख पहुंच गई है। 2 करोड़ 2 लाख में अगर 1 लाख लोग इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए आगे आ जाए, जो देखने में कितना बड़ा लगता है, तो उसका परसेप्शन का ये उसका हिस्सा है। उस परसेप्शन में कहीं 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग खड़े हो जाएं तो 50-50 लोग खड़े होने से उसका कोई विरोध का स्वर माना जाता है, ऐसा नहीं है। आखिर हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। किसी गाँव में 2,000 की 4,000 की आबादी है, वहाँ 50 लोग, 100 लोग अगर कहीं उस प्रकार का न्यूसेंस करेंगे, हाँ हम चाहेंगे, हम साइड से निकल जाएंगे, हम उनके साथ कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अपने ही लोग हैं। आज ना समझे, कल समझ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका वोट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ऐसा नहीं है। मतलब वो जो परसेप्शन है वो वोटर्स की मानसिकता को तो कहीं प्रभावित नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सामान्य किसान हमारे साथ है। किसान के लिए हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहाँ 14 फसलें MSP पर हम खरीद रहे हैं। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहाँ 72 घंटे में किसानों को पेमेंट मिलती है। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहाँ 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट मिलती है उसमें हम उनको उनके खाते में डालते हैं। यानी पहले क्या होता था, उनका पैसा होता था, आड़ती के खाते में जाता था, किसान पीछे पीछे दौड़ता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भी किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कठिनाई है। किसान की हर प्रकार की सुविधा, और फिर प्रधानमंत्री जी ने जो किसान को 6,000 रुपया साल का देने का शुरू किया है, इसमें किसान को बहुत बड़ी राहत मिलती है। जो प्रारंभिक यानी जिसको कहना है सीड कॉस्ट किसान को मिल जाती है, वो अपना काम करता है, उसके बाद उसकी फसल उगती है, उसका प्रोक्योरमेंट की उसको राशि मिलती है, वो उसको मिल जाती है। जहाँ तक किसान को कोई नुकसान हो जाए, नुकसान का जो मुआवजा है, जो कंपनसेशन है, हरियाणा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ हर 2 महीने के अंदर उनको कंपनसेशन का पूरा पैसा मिल जाता है। हुड्डा के 10 साल में कुल मिलाकर के 1200 करोड़ रुपया, ये तो आंकड़े हैं डॉक्यूमेंटल, 1200 करोड़ रुपया मुआवजा मिला 10 साल में, 2004 से 14 तक। 14 से 24 हम 13,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जहाँ 1200 करोड़ था 13,000 करोड़ दे चुके हैं, मोर देन 10 टाइम्स। तो आखिर कोई 10 टाइम्स में इतनी, ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन तो था 2 टाइम्स 3 टाइम्स।
तो इसलिए किसान इस समय प्रसन्न है, किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दुविधा नहीं है। आपने आपके कार्यकाल की भी बातों को गिराया। मैं अगर हरियाणा की लैंग्वेज में सवाल करूं तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान झंडे गाड़ दिए। अब आप पहली बार संसद पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ सोचा है माइंड में, किस तरह से काम होना है, क्या करना है, क्या मानसिकता रहेगी? देखिए, ये विषय तो हमने जब मुख्यमंत्री बना तब भी नहीं सोचा था। ऑल ऑफ ए सडन ऑन फाइन गुड मॉर्निंग, यानी एक दिन हमको ये समाचार मिला कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हमने कहा ठीक है, विधायक बनेंगे। फिर सब विधायकों ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मिलकर फैसला किया आपको मुख्यमंत्री बनना है। हम मुख्यमंत्री बने। कोई अनुभव नहीं था। कांग्रेस के लोगों की इस बात की सच्चाई मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा कोई अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार के अनुभव की बात वो करते हैं, शासनिक प्रशासनिक, वो ना हो तो भी जनता की समस्याएं क्या हैं, जनता के प्रति संवेदनशीलता, ये हमें हमेशा बनी रहती है। जनता की समस्या का हल करने का मानस हो तो कैसे हल करना है, ये 10 दिन वहाँ जाएंगे। कुछ तो हमें सिखा देंगे, लोग सिखा देंगे, कुछ हमें हमारे ऑफिसर सिखा देंगे, और जो कुछ बचा खुचा है वो हमारे मीडिया के लोग सिखा देंगे। सेशन होंगे, उसमें हमारे साथी सांसद वो सिखा देंगे। इसलिए कोई कठिनाई नहीं आती है। जन समस्याओं का हल करने का मानस वो हमारा बना हुआ है। बिल्कुल मनोहर लाल जी, जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे अब आप पहली बार पहुंच रहे हैं, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है, जनता के लिए काम करना है, वो आपके मन में है। ऐसा ही आपने मुख्यमंत्री बने तो सवाल भी बड़े खड़े हुए थे, लेकिन आपने जिस हिसाब से काम किया, काम बोलता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बार के चुनावों में जो मुद्दे रहे हैं, जैसा आपने कहा जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन जो हर मंच से लगातार सिर्फ ईडी सीबीआई के दुरुपयोग और सरकार अगर बनी तो आरक्षण खत्म करने की बात, एक परसेप्शन की बात आपने की थी, वो परसेप्शन बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या टेक है? आखिर परसेप्शन बनाने का उनके मन में इच्छा क्यों आती है? वो इच्छा आती है कि उनको कहीं भी धरातल पर अपनी फेवर में होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। वो नई नई चीज़ें ऐसी खड़ी करना चाहेंगे जिसमें जनता कन्फ्यूज़ हो, और जनता में हर आदमी इस प्रकार की सोच का नहीं होता कि जिसको सारे ऐसे मुद्दों की समझ हो। अब वो कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप 400 सीटें इसलिए ले रहे हो कि आप संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर दोगे, संविधान बदल दोगे। मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि जिनके नाम से आज संविधान हम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाएं और वो भी कह दें कि संविधान बदल देंगे, इस देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। संविधान एक आत्मा है, और आत्मा जब आज़ादी मिली तो वो आत्मा उस समय बन गई। उस आत्मा के आधार पर छोटे मोटे संशोधन करना ये पार्लियामेंट को अधिकार है। 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। संशोधन करने में तो जब आवश्यकता होगी वैसे किए जाएंगे, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन संविधान की आत्मा को कैसे बदलेंगे? अगर आत्मा बदल गई तो शरीर ही नहीं बचेगा, तो भारत खत्म हो जाएगा। अगर ये आत्मा बदल गई तो संविधान बदलने का कोई कारण कहीं किसी प्रकार का दिखता नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए, भयभीत करने के लिए ऐसा एक वर्ग जो इससे भयभीत हो सकता है, उनके सामने बात निकालेंगे, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप संविधान बदल देंगे तो आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, और इसमें अगर आरक्षण भी मिलेगा तो फिर उसमें नए नए शोषे कि मुसलमानों का आरक्षण जोड़ देंगे। तो ऐसी चीज़ों को बेसिर पैर की बातें ये करने को अर्थ नहीं, को कारण नहीं है। आखिर कोई जब चर्चा चलती है किसी प्रकार की तो पार्लियामेंट के सामने जाती है। पार्लियामेंट में कम हो ज़्यादा हो, विपक्षी लोग तो होते ही हैं, उस समय जनता के पास जाते ही हैं। कितनी बार विपक्ष के ऐसे मुद्दे जो पार्लियामेंट में उठे, जनता उसको नहीं चाहती थी, तो वहाँ जाके विड्रा भी हुए। तो ये पार्लियामेंटेरियन जो सिस्टम है ये जनता का है, ये कोई एक मोदी जी का नहीं है, या जो सांसद चुन के जाते केवल उन्हीं का हो गया, ऐसा नहीं है। चलती हुई पार्लियामेंट में भी जनता के पास विषय जाते हैं और जनता में आवाज़ उठती है। कोई ऐसा विषय नहीं आने वाला जिसका वो भयभीत जनता को कर रहा है। आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा है, बस 2-3 सवाल और रहेंगे। 400 पार का जो जिक्र हो रहा है, सृष्टि ने भी किया, मैं उसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ और ये सवाल पूछता हूँ कि हरियाणा में आप 10 में से 10 सीट जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 की बात हो रही है, राजस्थान में 25 में से 25 की बात हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि हम तो पूरी 80 लेकर आ रहे हैं। सर, विपक्ष को कहीं छोड़ेंगे या नहीं? देखिए, विपक्ष का तो विषय इतना है कि वो पिछली बार यानी 2014 में, जहाँ तक मुझे ध्यान में, कांग्रेस के 40-42 सीटें आई थी, और 19 में 51-52 सीटें आई थी, इतनी आई थी। कुल मिलाकर के और उनके यूपीए का सब हिसाब लगा तो 90 सीटें आई थी। अगर कहीं उनको बढ़ने का अवसर भी है तो इतना ही तो होता है ना। मानो कोई भी पार्टी अपने, हाँ, बहुत बड़ा कोई ऐसा विषय आ जाए तो देश में उथल पुथल होता है। ऐसा बड़ा विषय तो है नहीं। उथल पुथल कब हुआ था? उथल पुथल हुआ था इमरजेंसी में। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, आम आदमी उससे परेशान हुआ,
प्रेस का गला घोट दिया गया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई, लोगों को जेल में ठूस दिया गया, आमूलचूल परिवर्तन हुआ, एकदम रिवर्स हुआ। फिर उसके बाद जब जनता पार्टी बनी, लोगों को अपेक्षाएं बहुत थी और उन अपेक्षाओं पर जनता पार्टी खरी उतरी नहीं, जनता पार्टी टूट गई, कई टुकड़े हो गए, होते ही फिर एकदम परिवर्तन हुआ। ये दो परिवर्तन तो मैं कहता हूँ कि इतना एकदम आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, वरना 5% 10% ऊपर नीचे सब हुआ है 1980 से लेकर के और अब तक। हाँ, फिर इसके बाद जब मोदी जी आए, मोदी जी ने देश में परिवर्तन की बात कही थी, लहर लाने की, कि कांग्रेस के समय के जो विषय थे जनता उसमें परेशान हो चुकी थी। 2014 का एक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, मोदी जी के अपनी भावनाएं या अपने जो काम करने का तरीका या एक विजन, उसके कारण से आया। मोदी जी के विजन के बाद 214 के बाद लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हुई है। आखिर इस 5 साल में 370 हटी, कांग्रेस 10 जन भी नहीं हटा सकती थी, बल्कि डराती थी। राम जन्मभूमि का मंदिर 500 साल पुराना किस्सा, ये कांग्रेस डराती थी कि अगर कुछ कर दिया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। 3 तलाक का विषय, इस प्रकार से CAA का विषय, फिर गरीबों के हित के लिए कितने ही काम, आमूलचूल परिवर्तन, आयुष्मान भारत की योजना, 5 लाख का बीमा और आगे भी इन सब चीज़ों में कितनी चीज़ें जुड़ी गई हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं वो देश की सरोकार के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के हित में हैं, घटने का कारण लगता नहीं है, बढ़ने के कारण लगते हैं। और मानो अगर कोई अंतर आता है तो कांग्रेस तो कुल मिला के 52 से 62 कर सकती है, 72 कर सकती है। पहली बात तो लड़ नहीं रही इतनी सीटें, पहले वो 400 सीटें लड़ते थे, बाकी दूसरों को छोड़ते थे। इस बार वो लड़ी 250 रहे हैं, तो 250 में कितना बढ़ जाएंगे। आज भी उस दल में तो सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस ही है। और फिर उनके सामने यानी कौन है, नेता कौन है? आखिर वो अपने आज भी नेता को तो नहीं चुन पा रहे हैं। मोदी जी के सामने को मुकाबले में जनता किसी को तो देखेगी, कोई उनका आदर्श तो होना चाहिए कि अभी ये नहीं तो ये नहीं तो ये। क्या मोदी जी के सामने राहुल को मानेंगे? क्या मोदी जी के सामने लालू प्रसाद को मानेंगे, ममता को मानेंगे, केजरीवाल को मानेंगे? कोई तो फिगर चाहिए मुकाबला करने के लायक। तो जैसे एक लेमन के नाते भी विचार करो, हम अपनी तर्कों पर ना भी जाएं, लेमन भी सोचता भाई मोदी के बिना और कुछ नहीं बनेगा तो मोदी। मनोहर लाल जी, बस एक आखिरी बहुत संक्षेप में सवाल, जो अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगता रहा। खास तौर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया और कठपुतली है ईडी सीबीआई। लेकिन अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ में जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवा लिया है। आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रांग टेक इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने अपनी बात का उत्तर अपने आप दे दिया। एक तरफ वो यानी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग करते हैं, एक तरफ जिस प्रकार का जो आरोप लगते हैं उन्हीं के घर में घटना हुई, उसके बचाव में कुछ उनके पास है नहीं, वो कितने फंसे पड़े हैं। और ये ईडी और सीबीआई जो होता है, इसके ऊपर एक्शन संस्थाएं करते हैं, उनका काम है। लेकिन उसमें अगर तथ्य न हो तब तो ये माना जाए कि सरकार दुरुपयोग कर रही है। जब तथ्य सामने आते हैं फिर ईडी को तो अपना काम करना ही है। ईडी को तो उन्हीं लोगों की तलाश है जो कुछ गड़बड़ करेंगे, सीबीआई की उन्हीं की तलाश है जो कोई गड़बड़ करेंगे, और गड़बड़ सिद्ध हो जाती है तो फिर ईडी और सीबीआई की पीठ तो थपथपानी पड़ेगी। अब जब कोर्ट ने कह दिया है कि इस शराब घोटाले में सबसे बड़ा कल्प्रेट अगर कोई है तो केजरीवाल है, तो इस प्रकार से जब तथ्य सामने आते हैं, हाँ, तथ्यों के विपरीत अगर कोई संस्था काम करती है तो संस्था कटघरे में आती है। तथ्य अगर स्पष्ट हो, सामने हो, तो फिर हमेशा जो अपराधी है वो सामने आता है। अपराधी सामने आ चुके हैं। अब हमारे यहाँ कांग्रेस के कितने ही कैंडिडेट हैं बिल्कुल टेंटेड हैं। एक का बेटा जमानत लेने के लिए कोर्ट में उसकी तारीखें लगी हुई हैं, एक एमएलए का उनका बेटा वो गिरफ्तार हो चुका है, एक हमारा जो यहाँ का प्रत्याशी लोकसभा का वो पीओ घोषित हुआ था, उसको जमानत मिली है। तो इस प्रकार के चरित्र के लोग इनके पास आएंगे। और अभी मुझे एक और पता लगा कि एक इनके प्रत्याशी ने तो अपने अपराध कई छुपाए हैं। अब चूँकि अब इस समय कहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव में कुल मिला के जीत तो किसी की होनी नहीं है कि हम कहें कल को पिटीशन करेंगे ये वो। जनता के सामने, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जनता की अदालत में आज परिस्थितियाँ ये है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी रीति नीति, हमारी उपलब्धियां, इसके सामने कुछ भी स्टैंड करता नहीं है। इसलिए सुनिश्चित अगले 5 साल बहुत अच्छे बहुमत के साथ, यानी 400 पार के साथ
एनडीए जो है वो शासन करेगी। सर, प्रधानमंत्री जी की सभा के साथ शुरुआत की तो सोच रहा हूँ कि अंत भी उसी के साथ कर दूं। उसी में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आपका भविष्य भी अब उन्हीं के साथ रहने वाला है, तो ये भूमिका जो है वो सरकार में रहेगी या संगठन में रहेगी? नहीं, वो आपको शायद उस विषय की जानकारी नहीं है। जी। वो विषय की जानकारी ये थी कि मैं और मनोहर लाल तो साथ हैं, साथ में आपका भविष्य भी है। मतलब उस समय हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो मेरे साथ बैठे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साथ बैठे थे, तो उनकी तरफ संकेत था कि ये आपके भविष्य है। तो नहीं, आपके भविष्य की क्या मतलब सरकार नहीं, मेरी भविष्य की बात मैंने कभी सोचा नहीं, सोचूंगा भी नहीं। हम तो वो क्या है कि सूचना के बाद सोचना नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोकसभा से प्रत्याशी हैं करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी, जो साफ तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि 400 पार और नरेंद्र मोदी के नाम की जो हवा आंधी नहीं बल्कि इस समय सुनामी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।